नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। कर्नाटक चुनाव प्रचार में बिगड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के बोल, पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 56 इंच की छाती का क्या करना, खाने के लिए तो अनाज चाहिए। एनसीपी में शुरू हुआ इस्तीफे का दौर, शरद पवार के बाद जितेंद्र आव्हाड और अनिल पाटिल ने दिया रिजाइन। खलबली के बीच ठाणे के सभी एनसीपी पदाधिकारियों ने सौंपा त्यागपत्र। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुसीबतें, विजय नायर और अमित अरोड़ा के बयान दर्ज करने को मिली मंजूरी। ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत को लेकर सिसोदिया की याचिका पर कल होगी सुनवाई। मानहानि के बाद एक और मामले में राहुल की बड़ी मुसीबतें, वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी केस में होगी कार्रवाई। कोर्ट ने यूपी पुलिस को दिए जांच के आदेश। द केरला स्टोरी पर नहीं थम रहा विवाद, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद भी उठ रही बैन की मांग। 5 मई को फिल्म होगी रिलीज। आज की पहली खबर में बात करेंगे कर्नाटक चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष के बीच हो रहे वार पलटवार की। कर्नाटक चुनाव की तरफ पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला किया है। एक रैली के दौरान खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं मैं ऐसा आदमी हूं, मेरी छाती 56 इंच की है। छाती 56 इंच, इसे लेकर क्या करना है, हमको खाने के लिए अनाज चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले खड़गे के बेटे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। डॉक्टर साहब, लगातार विपक्ष की ओर से पीएम मोदी को घेरा जा रहा है और ईसीआई ने भी अब इस पर वार्निंग जारी कर दी है। देखिए, मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो गई है। ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे थी। पहले आपने बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की बात कह दी, फिर आज फिर इस तरह की टिप्पणी दे दी। ये खड़गे साहब किस दुनिया में रहते हैं? आप ये कह रहे हो कि 56 इंच का सीना है, लेकिन उसका क्या करना, हमें तो अनाज चाहिए। अनाज तो मिल रहा है। पूरे कोरोना के बाद से गरीबों को अनाज तो दिया ही जा रहा है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो, या कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, जिसमें आप सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हो जा रहे हो? ये खेल कर रहे हैं कुछ और प्रधानमंत्री मोदी ने आज खेल कर दिया कुछ और। पहली बार मैंने देखा बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, मतलब हार्डकोर हिंदुत्व, हार्डकोर डेवलपमेंट, इस एजेंडे पे बहुत ही टफ टास्क को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मेहनत कर रहे हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो एक अनपॉपुलर सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो मोदी हैं। उनकी जिद है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको किस तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर उसको बदल दिया जाए। अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती है तो उसके लिए खड़गे जैसे लोग, जो सही मुद्दे को चुनाव का मुद्दा नहीं बना सके। जी बिल्कुल, कर्नाटक चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। इसी को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं शरद पवार के इस्तीफे से सियासत गरमाई हुई है। कल शरद पवार ने अपने विमोचन कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा की थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का बड़ा हंगामा देखा गया और महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में गहमा गहमी मच गई है। अब एनसीपी में इस्तीफों को झड़ी लग गई है। एक के बाद एक कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी एनसीपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के विधायक अनिल पाटिल ने भी अपना त्यागपत्र शरद पवार को भेज दिया है। डॉक्टर साहब, क्यों एक के बाद एक अब इस्तीफों का दौर जारी हो गया? देखिए, बहुत ही स्क्रिप्टेड खेल खेला जा रहा है शरद पवार के द्वारा। शरद पवार ऐसे व्यक्ति हैं कि बिना प्लान, बिना कुछ तय किए हुए कोई खेल नहीं खेलते। उनका इतिहास रहा है। ये जो अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से, वो रिटायर नहीं हो रहे। इस चीज को समझिए, वो रिटायर नहीं हो रहे। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया
और कमिटी बना दी। मतलब देयर इज अ प्लान। आप देखिए उस तस्वीरों को, जब उन्होंने घोषणा की, 2-3 लोग बिल्कुल खामोश, और उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा है कि सब कुछ उनको पता है। इसलिए वो जो कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो रहे थे, रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, आंसू थे, भावनात्मक बातें कह रहे थे, उनको वो चुप करा रहे थे कि भाई चुप रहो, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे है। मतलब बहुत बड़ा बदलाव एनसीपी के पॉलिटिकल लाइन में होने वाला है। बदलाव क्या हो सकते हैं? बदलाव बहुत ही सिंपल है कि एमबीए टूट सकता है, या फिर केंद्र में बाकायदा जो अलाइनमेंट है उसको बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये पवार साहब का पावर गेम है। किस तरीके से अपने आप को रिलेवेंट बना करके रखना है, ये शरद पवार अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसलिए ये जो इस्तीफे के दौर चल रहा है, ये तमाशा चल रहा है, ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। कौन बनेगा एनसीपी का अगला अध्यक्ष, ये भी शरद पवार पहले से ही तय कर चुके होंगे। केंद्र में किसकी क्या भूमिका होगी वो भी पहले से तय कर चुके हैं। लेकिन कैसे इसे बाकायदा ड्रामा के साथ जनता के सामने पेश किया जाए, वही खेल चल रहा है। जी बिल्कुल। शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब एनसीपी में इस्तीफों का दौर जारी हो गया है, जिससे पार्टी फूट की कगार पर आ गई है और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। अगली खबर में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। एक तरफ ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत को लेकर मनीष सिसोदिया की याचिका पर कल सुनवाई होगी। दूसरी तरफ दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी को विजय नायर और अमित अरोड़ा के बयान दर्ज करने की अनुमति मिल गई है। हाल ही में केंद्रीय एजेंसी ने विशेष पीएमएलए अदालत में याचिका दायर कर उनसे न्यायिक हिरासत में आगे पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। एजेंसी की दलील सुनने के बाद अदालत ने अब उन्हें तिहाड़ जेल जाने और बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी है। डॉक्टर साहब, अब किस तरीके से अरविंद केजरीवाल फंसने वाले हैं? भाई देखिए, ये ईडी है, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, मनीष सिसोदिया, ये सब शराब घोटाले के मुख्य किरदार हैं। विजय नायर ईडी के सामने क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, वो बहुत चीज तय करेगा आगे चल के। क्योंकि ये जो विजय नायर है, ये दरअसल केजरीवाल के नाम पे, केजरीवाल की अथॉरिटी के साथ वो हर मीटिंग में मौजूद होता था, हर डीलिंग करता था, पैसे कलेक्ट करवाता था, पैसे कहां पहुंचवाने हैं इसकी भी जानकारी विजय नायर को होती थी। विजय नायर मतलब अरविंद केजरीवाल। अब पहले भी पूछताछ सीबीआई कर चुकी है और भी पहले उसके बयान आ चुके हैं, सारी चीजें दुनिया के सामने हैं। लेकिन पिछली बार और इस बार में फर्क ये होगा कि इस बार कागजात, सबूत, एविडेंसेस के साथ विजय नायर से सवाल जवाब किया जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि ईडी के सामने दिया गया बयान वो वीडियो रिकॉर्ड भी होता है, लिखित में भी होता है, और ये बयान पीएमएलए कोर्ट के अंदर सबूत की तरह पेश किए जाते हैं। उसकी मान्यता एक सबूत की तरह है। ये जो केजरीवाल और संजय सिंह और तमाम इसके चट्टे बट्टे ये जो कह रहे हैं कि दबाव में, ईडी दबाव में बयान ले रही है, दबाव में बयान ले रही है, कोर्ट के अंदर ये तर्क नहीं चलने वाला है। जी बिल्कुल। ईडी को शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल के करीबियों के बयान दर्ज करने की अनुमति मिल गई है, जिससे केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती नजर आने लगी है। आगे बात करते हैं कोर्ट के चक्कर काट रहे राहुल गांधी की। मोदी सरनेम मामले के बाद अब राहुल गांधी की मुश्किलें सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में बढ़ने वाली है, क्योंकि इस मामले में दर्ज याचिका पर कोर्ट ने यूपी पुलिस को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मामले में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने हजरतगंज थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि वो मामले की जांच से 1 महीने में कोर्ट को अवगत करवाए। अब मामले में अगली सुनवाई 6 जून को होनी है। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मामला वही है, सावरकर को गालियां देने की बात है। और क्या है, आप महापुरुषों के बारे में और खास करके जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उसके बारे में आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। कोई भी स्वतंत्रता सेनानी
जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में ज़रा सा भी कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या किसी भी, आप उसके बारे में भला बुरा करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान में अब तक जो आज़ादी की लड़ाई के बारे में बताया गया, समझाया गया, लिखा गया, किताबों के जरिए स्कूली बच्चों के दिमाग में डाला गया, उसमें मिथक ज्यादा, सच्चाई कम। और इसलिए लोगों को लगता है, खास करके राहुल गांधी जैसे लोगों को, कि सावरकर को गालियां देने से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन ये लीगल तरीका है, एक कानूनी मसला है। आप ऑलरेडी फंसे हुए एक केस में, तो वो केस तो अलग है, ये केस भी अलग है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, राजनीति कोर्ट कचहरी से नहीं होती। राहुल गांधी को पिन डाउन करना है, राहुल गांधी से लड़ाई लड़नी है, तो आप ऑलरेडी जीत रहे हो। यूपी से आपने भगा दिया, क्यों कोर्ट कचहरी जाना? कोई आदमी सावरकर सावरकर कर रहा है, गालियां दे रहा है, करने दीजिए। एक हिंदी में कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये कोर्ट कचहरी में जाकर के सावरकर की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जी बिल्कुल। मोदी सर ने मामले में सजा के बाद अब सावरकर मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे द केरला स्टोरी पर मचे बवाल की। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इस पर शोर मचा है। फिल्म में यह दावा किया गया था कि 32,000 लड़कियों को लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बना दिया गया, जिसके बाद से इस पर विवाद शुरू हो गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट से फिल्म को हरी झंडी मिलने के बाद भी इस पर बवाल खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष की ओर से लगातार इसे प्रोपेगेंडा बताते हुए फिल्म को बैन किए जाने की मांग उठ रही है। डॉक्टर साहब, अब तो इस फिल्म में पहले तो उसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, अब इसको हेट स्पीच बताकर इसकी जांच की मांग की जाने लगी। भाई तुम हो कौन? तुम हो कौन तय करने वाले क्या हेट स्पीच है और क्या कोर्ट है उसके लिए? उसके लिए सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, 10 कट लगे हैं। जहां जहां आपत्तिजनक लगा सेंसर बोर्ड को, उसने कहा कि भाई ये सीन हटा दो। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे बवाल मचता। खैर, आप कौन? तो खामखा, चूंकि हमको राजनीति करनी है। मुसलमानों को इस तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है? मुसलमानों के प्रति तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। भाई ये बता दो, जो अपोज कर रहे हैं, जो फिल्म पे बैन चाहते हैं, ये लव जिहाद का जो धंधा चल रहा है उसमें तुम्हारा भी कोई कट है क्या? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ से, चर्चेस की तरफ से तो बताया जा रहा है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड धंधा है, पैसे तय किए गए हैं कि किस कास्ट की लड़की को आप मुस्लिम बनाओगे तो कितने पैसे मिलेंगे। ये झूठ बात है क्या? जो लोग पकड़े गए हैं, पिटाई पड़ती है, अपने आप उगलते हैं ये लोग कि फलाना मौलवी, फलाना मौलाना ने मुझे इतना पैसे देने के लिए कहा था। नाम बदल के प्रेम होता है, छलावा देकर के। एक फिल्म ही है, इतना टेंशन में नहीं आना चाहिए कांग्रेसियों को, वामपंथियों को। और इस तरह से रिएक्ट करोगे तो अभी तो कश्मीर फाइल आई, अब केरला स्टोरी आ गई, फिर बंगाल फाइल आएगा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे कहानी बनेगी, फिर बिहार के किशनगंज पे कहानी बनेगी। कहां कहां बचोगे, कहां कहां जाओगे? दिक्कत क्या है? ये अकल के अंधे हैं, ये सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं। आप सच को हरा नहीं सकते, किसी न किसी दिन वो सामने आएगा। अभी देखिए, अतीक अहमद के ऊपर कितने लोग छाती पीट रहे थे, करी माय गॉड, अतीक अहमद को इस तरह से मार दिया। अब कहानी सामने आ रही है। इसी अतीक अहमद जी बहुत बड़े सेकुलर लीडर थे। इन बेईमानों को, इन दलालों को यह हिम्मत तक नहीं हुई एक गुंडे को गुंडा कहने के लिए। कैसे कहेंगे? सबकी चोरी पकड़ी गई है। ये तथाकथित दिल्ली में बैठे लुटियन जोन के बड़े बड़े पत्रकार, ये सब अतीक अहमद के खातिरदारी का सब एहसान चुका रहे हैं। इसलिए कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया गैंगस्टर्स के ऊपर, अतीक अहमद जैसे अंसारी के ऊपर। तो ये कहानी तो अभी आप देखते जाइए क्या क्या होगा। केरल स्टोरी 5 तारीख को रिलीज हो रही है
और रिलीज इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि सेंसर बोर्ड ने पास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने आपके बैन की मांग को रिजेक्ट किया है। जी बिल्कुल। केरला स्टोरी को लेकर कट्टरपंथियों में लगातार हड़कंप मचा हुआ है, जिससे फिल्म के खिलाफ कई तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन 5 मई को फिल्म रिलीज होगी और जिहादी गैंग की असलियत सबके सामने आ जाएगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।